चैप्टर 41 युद्ध के बाद चट्टान के ऊपर सीगल चिल्ला रहे थे और दूर पूर्व में समुद्र रेखा के नीचे गुलाबी लाल आग जल रही थी जो धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी और सच्चे भोर की तारों रहित अनंत दूरी में जा रही थी। फिर जैसे ही क्षितिज के पानी पर प्रकाश की लहरें आग की लहरों में बदल गईं और पेड़ों के झुरमुटों में पक्षी सीगल के जवाब में चहचहाने लगे, डिक ने अचानक नींद को ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई कंबल फेंकता है। उठकर बैठ गया और लेमिनाई की दृष्टि पर हमला किया। लेमिनाई हाथ में भाला और झपट्टा मारने के लिए तैयार। एक पल के लिए मृत सरदार उसके सामने खड़ा था, कल्पना में एक वास्तविक आकृति की तरह कठोर। फिर वह गायब हो गया और उसकी नज़र कैटफा पर पड़ी। वह गहरी नींद में लेटी हुई थी, उसका चेहरा उसकी बाहों में दबा हुआ था। वह उसे देख रहा था, उसकी आंखें उसे मजबूत रोशनी में देख रही थीं। वह प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानता था, वह केवल इतना जानता था कि जो चीज़ उसके सामने प्रकट हुई थी और उससे बच गई थी, वह उसकी थी, उसकी और उसके चारों ओर की पूरी अलौकिक दुनिया। सीगल की आवाज़ें और चट्टान की ध्वनि उसका हिस्सा थीं और मजबूत प्रकाश उसका हिस्सा था। उगता हुआ सूरज उसका अपना जीवन उसका हिस्सा थे और वह उसकी थी। यदि वह अचानक उससे छीन ली जाती तो सीगल की आवाज़ें और चट्टान की ध्वनि, उगता हुआ सूरज उस पुरानी दुनिया का हर टुकड़ा जिसे उसने नया बनाया था उस पर गिर पड़ता और उसे निराशा से कुचल देता। और फिर भी कल ही वह नाव के लिए पाल बनाने के काम में उसके पास से भागा था, उसके पास से इस तरह बेखबर भागा था मानो वह कोई पेड़ का तना हो। और यदि वह उससे उसी समय छीन ली जाती तो क्या उसे इसकी परवाह होती। जैसे ही सूरज की रोशनी कटफा पर पूरी तरह से पड़ी, उसके काले बालों से लेकर उसके छोटे छोटे पैरों तक में हलचल मच गई। फिर अचानक नींद को दूर भगाते हुए वह उठ बैठी। जिस प्रकार डिक की जागृत दृष्टि में वह व्यक्ति था जिसके साथ उसने लड़ाई की थी, उसकी दृष्टि में भी डिक ही था। उसने उसे देखा, अपनी बड़ी बड़ी पुतलियों वाली आंखों से जो इस दुनिया में कुछ भी नहीं देख पा रही थीं, और अपनी बाहें उस दृश्य की ओर बढ़ाते हुए चिल्लाई, ताउरी। जैसे ही उसकी बाहें वास्तविकता के चारों ओर लिपट गईं, वो फीका पड़ गया। वे सूर्य से गर्म चट्टान पर चढ़ गए थे। विशाल स्तंभाकार लहरें प्रशांत महासागर में आगे बढ़ रही थीं, इतनी सहज कि मानो नया ही मतादी कभी चली ही न हो, और विशाल हवा के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय बागों में कुछ टूटे हुए पेड़ों और चट्टान पर उल्टी डोंगी के। डिक उन्हें बैठे हुए देख सकता था। सूरज अब क्षितिज से ऊपर था और भूमि की हवा बैंगनी छाया के स्थानों में समुद्र के पार फैल रही थी। उसने कैटफा को ये बात बताई और उसने अपना सिर हिलाया। वह जानती थी। सहज बोध ने उसे बताया कि कैरोलिन के लोग नष्ट हो गए हैं, कुछ घटित हुआ है, कुछ ऐसा जो उस हवा के साथ आया था जिसे अब वह स्वप्नलोक में चली हवा की तरह याद करती है। सुरक्षा की भावना हर जगह बैंगनी समुद्र की शांति से घिरी और पूर्ण थी। यहाँ पक्षियों की तरह दुनिया से बहुत ऊपर वे असीम उत्तर से नीले प्रशांत महासागर के हजारों वर्ग लीग तक दूर दूर तक फैले पीले आसमान के निशान को देख सकते थे, जो कैरोलिन था। समुद्री पक्षियों की दुनिया जो चट्टान, लेगून और लेगून से उनकी ओर बढ़ते पेड़ों के इर्द गिर्द हमेशा झंझनाती रहती थी। न कोई तना, न कोई तना, सिर्फ पत्तियों की शोभा, नाचते हुए पंखदार ताड़ के पत्ते, ब्रेड फ्रूट का शांत अंधेरा फैलाव, नए पत्तों वाले आर्टस का चुभता हरा रंग, और यहाँ वहाँ जंगल और उपवनों के स्वामी आकाश की ओर साहपूर्वक प्रहार करते हुए माता माताएं। सब तरफ पवन पवन एक फौन की तरह नाच रहा था और रंग बिरंगे पक्षी पेड़ों से खिले फूलों की तरह उड़ रहे थे। कुछ पीने के मेवे पेड़ों के बीच से घास के मैदान तक उड़कर आ गए थे। उसने उन्हें उठाया था और उन्होंने उनका रस पी लिया था। उन दोनों ने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन डिक, जिसके पास कैटफा जैसी सुरक्षा की पक्की प्रवृत्ति नहीं थी, उसे घर लौटने का कोई विचार नहीं था जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि दुश्मन चला गया है। वह खोज करना और देखना चाहता था। टूटी हुई डोंगी ने उसके मन में रोमांच भर दिया। उसमें से पिछली रात की लड़ाई की हवा आ रही थी, जिससे माँ का दृश्य उभर आया, वह आदमी जिसे उसने मछली की तरह भाले से मारा था, और याद आते ही उसके नथुने चौड़े हो गए क्योंकि पीछा करने की आवाज़ फिर से उसके कानों में आई,
और भागने के दौरान उसने जिन शाखाओं को तोड़ दिया था उनका स्पर्श, वो फिर से घास के मैदान पर ठोकर खा गया और फिर से उसका सामना लामिनाई और मौत से हुआ। फिर से उसने भाले को खुले मुंह में घुसा दिया। वो लगभग कटफा को भूल गया था। प्रेम और जुनून एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं थे, क्योंकि क्रोध की ज्वाला उसके मन में फिर से भड़क उठी थी। उस व्यक्ति का रोष जिस पर हमला किया गया था और जिसने अपने हमलावर को मार डाला था, उस निहत्थे व्यक्ति का क्रोध जिसे निहत्था होने के बावजूद भागना पड़ा था। कटफा को ये कहते हुए कि वो उसके लौटने तक पहाड़ी की चोटी से न हिले, वह चट्टान से नीचे खिसक गया और पेड़ों की ओर भाग गया। लामिनाई, भाला और सब कुछ पेड़ों के बीच में तेज हवा के आखिरी झोंके से उड़ गया था। डिक शरीर पर आकर भाले को अलग कर दिया और उसे अपने कंधे पर तिरछा करके नीचे आया, उसी रास्ते पर जो मनुआ, लियोपा और तालिया ने पिछली रात लिया था जब वे डर से चीखते हुए और कल्पना से प्रेरित होकर अपनी मौत की ओर भाग रहे थे। आज सुबह जंगल से ज्यादा शांत कुछ नहीं हो सकता था। पहाड़ी से टकराने वाली तेज हवा ने बमुश्किल कोई निशान छोड़ा था। सुबह की हवा ने पत्तों पर बरसात की आवाज से ज्यादा तेज आवाज नहीं छोड़ी थी। ब्रेड फ्रूट के बड़े बड़े पत्तों के नीचे से निकलते हुए डिक ने अचानक पाया कि एक भूरे रंग के नंगे आदमी ने उसका रास्ता रोक दिया है, जो चारों पैरों पर खड़ा है। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। हवा के झोंकों से ऊपर के पत्तों में पैर पड़ते हुए नाचती रोशनी में वो हिलता हुआ लग रहा था, लेकिन वो मर चुका था और अपनी स्थिति में एक सड़े हुए पेड़ के तने के सहारे टिका हुआ था, जिस पर वह गिरा हुआ था। किसी भाले या खंजर के जहर से तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे उसके अंग में इसके पैरों की तरह अकड़ गए थे। उसकी पीठ पर जंगल की गंदगी पहले ही गिर चुकी थी। एक पक्षी की सफेद बीट, एक पत्ता, हूटू की एक चिपचिपी रंगीन पंखुड़ी। इस आदमी के पीछे जो रेंगता हुआ लेकिन कभी नहीं हिला, एक आदमी खड़ा था जो एक पेड़ के तने को कसकर पकड़े हुए था। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और उसके कंधे में एक हल्का छड़ी जैसा भाला घुसा हुआ था। गिरने से पहले उसने पेड़ को पकड़ लिया था और चिपक गया था। अभी भी मौत की कठोरता में चिपके हुए उसका चेहरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और मुंह खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह उस आदमी की तलाश में बेतहाशा देख रहा था जिसने उसे मारा था। फिर भी उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं था, सिवाय एक ऑर्किड के जो सुगंधित हवा में लियांटास के लूप पर झूल रहा था। उस पार लोग ढेरों में, अकेले, जोड़े में, अपनी पीठों के बल, बाहें फैलाए, एक दूसरे को घातक आलिंगन में जकड़े हुए लेटे हुए थे, उस जहर से डरे हुए जो कुल्हाड़ी की तरह जानलेवा है, आधे छिपे हुए, आधे पेड़ों और झाड़ियों और फन की स्थिर हरी सुंदरता के कारण प्रकट। मकर और उसके आदमी, जो बहुत पहले पूर्वी समुद्र तट पर मारे गए थे, ने अपना पूरा बदला ले लिया था, और जब डिक तेजी से गुजरा तो उसने मृतकों के टीलों और उनकी कहानी बताने वाले मैदानों को बाईं और दाईं ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अब डरने की कोई बात नहीं है। दुनिया के सभी लोग यहाँ शून्य में पड़े हुए लग रहे थे, खत्म हो चुके। जैसे ही वह पूर्वी तट पर पहुंचा, उसने रेत पर 3 डोंगियां देखीं। 2 डोंगियां अपनी बगल में पड़ी थीं और एक डोंगी नीचे की ओर थी, जिसका आउटरिगर टूट गया था। चौथी डोंगी चट्टान पर वैसे ही खड़ी थी जैसा उसने पहाड़ी की चोटी से देखा था। एक डोंगी के पास एक मूंगा सिर वाला डंडा पड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भाला फेंका और डंडे को पकड़ लिया। यह एक ऐसा हथियार था जिसे साथ रखना चाहिए था, फिर भी इसे संभालने और शांत लगून और उजाड़ पूर्वी समुद्र के सामने घुमाने के बाद उसने इसमें रुचि खो दी और इसे गिरा दिया और डोंगियों की जांच करने के लिए मुड़ गया। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ हथियार का इस्तेमाल किया जा सके, कोई भी नहीं, सिवाय जंगल में रहने वाले लोगों के। वे अजीब भूरे रंग के लोग, इतने कठोर, फिर भी इतने जीवित, इतने क्रोध और आतंक से भरे हुए, इतनी तेजी से भाग रहे थे, इतनी उग्रता से मार रहे थे, फिर भी इतने शांत। जैसे ही उसने डोंगियों की मरम्मत की, जंगल की तस्वीरें उसके सामने आ गईं। एक आदमी जो घायल होकर भाग रहा था, ठीक उसी तरह जैसे वह लताओं के गुच्छे में जा फंसा था, जो अभी भी सीधा खड़ा था, लताओं द्वारा अपनी स्थिति में बनाए रखा गया था। एक हरा मैदान जहां फन उगे थे और फन के बीच से एक भूरे रंग का पैर निकला,
जो मेज के पैर की तरह सख्त था, मानो पत्तों और आनंदित नाचती रोशनियों और तरल छायाओं की छत के माध्यम से आकाश में लात मार रहा हो। लेकिन उसने इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे डोंगियों, उनकी बनावट और उनके विशाल आकार में बहुत दिलचस्पी थी। समुद्र में उत्पन्न कोई भी वस्तु देशी डोंगी से अधिक आकर्षक नहीं होती, जिसमें उसका आउट्रिगा पोल और जालियां, उसका मस्तूल और यार्ड और मेटपाल, उसके पैडल, उसकी लकड़ी की सुगंध, उसके नारियल के रेशे की चालाकी, उसके संपूर्ण अस्तित्व का रहस्य होता है। इसके पीछे कितनी प्राचीनता छिपी है और कितना इतिहास। जब पूर्वी दुनिया की गैली और कैरवेल विकसित हो रही थी, तब यह आज की तरह ही थी, एक ऐसी चीज जो कभी विकसित नहीं हो सकती थी, जैसे कि नाव हवा में पौधे के बीज को ले जाती है। डिक ने देखा कि इसकी बनावट कटफा की डोंगी से मिलती जुलती थी। पुरानी टूटी हुई डोंगी ने हर विवरण में अपनी छाप छोड़ी थी। आकार और इस्तेमाल किए जाने वाले चप्पुओं की संख्या के अलावा कुछ भी अलग नहीं था। उसने टूटे हुए मस्तूल और उस एकमात्र डोंगी के पाल की जांच की, जिससे हवा ने पाल को नहीं उखाड़ा था। ये कटफा की डोंगी जैसा ही था। फिर जब वह मुड़ा, तो रेत पर बहकर आई किसी चीज पर उसकी नजर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया। वह नान थी। नान का सिर, जिसे हवा ने लेगून में उड़ा दिया था और लेगून ने ईमानदारी से रेत पर पहुंचा दिया था। नान बहुत ही भ्रष्ट और क्षतिग्रस्त दिख रही थी, लेकिन फिर भी नान थी। कटफा ने चाकू के कुछ वार से इतना व्यक्तित्व कैसे बनाया, ये रहस्य ही बना रहेगा। उसने बनाया था, और वह चीज अपने आप में थी। हर पल उसे और भी रहस्यपूर्ण बना रहा था, क्योंकि उसका रोएदार सिर धूप में तेजी से सूख रहा था और डिक ने इसे पहचानते हुए उसे ऊपर गर्म रेत पर रख दिया और डंडे की तलाश शुरू कर दी। चट्टान पर कोई खंभा नजर नहीं आ रहा था, और उसने अनुमान लगाया कि यदि इसे सिर के बाद लेगून में उड़ा दिया गया होता, तो यह उसी बहाव के साथ किनारे पर आ जाता। वह सही था। उसने उसे ठीक वहीं पाया जहां समुद्र तट के बाईं ओर पेड़ की जड़ें बड़े पंजों की तरह पानी में आ गई थीं, और उसे उठाकर नान को फिर से उसकी नोक पर टिका दिया। फिर अपने कंधे पर डंडा लेकर वह पेड़ों के बीच से लेगून के किनारे दौड़ता हुआ आया। डोंगियां, डंडे, मरे हुए लोग, यहाँ तक कि खुद नान भी भूल गया था। पेड़ों से अचानक कटफा की याद उसके सामने आ गई थी, और उसके पास जाने की अचानक तीव्र इच्छा ने उसे लगभग उसी रास्ते से वापस खींच लिया था जिस रास्ते से वह आया था। ऐसा हो भी जाता, लेकिन उस सुबह टोही के बाद उसका मुख्य उद्देश्य भोजन था। घर पर भोजन था, एक केकड़ा जो उसने रखा था, कुछ पकी हुई मछलियां और तारों, और घर तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता लेगून का किनारा था। वहां पहुंचकर उसने नान को घर के सामने खड़ा कर दिया, भोजन को वहां से निकाला जहां उसने उसे डाकू केकड़ों से बचाने के लिए छिपाया था, और खाने के लिए बैठ गया। कटाफा भी उसके जितना ही भूखा रहा होगा, लेकिन भूख के कारण वह ये बात भूल गया। हालांकि जब भी वह खा रहा था, वह उसी के बारे में सोच रहा था। जब वह बचे हुए भोजन को एक बड़े पत्ते में लपेटकर पहाड़ी पर चढ़ने में अंततः उसके पास पहुंचा, तो वह चट्टान की ओट में सो रही थी, और उसने पत्ता जमीन पर रखकर उसके पास बैठ गया।